ओम। मुरलीधरन तमिलनाडु। प्रणाम। रोजाना आपको टीवी में देखते रहता हूँ। थैंक यू। आज सामने देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी टीवी के थ्रू आप सबको देखता रहता हूँ। मेरा ये छोटा सा डाउट है, प्लीज। जो मधुनासिनी ने मधु ग्रेड जो भी ये गुड मा और ये ग्लोई इससे हम बनाते हैं, इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, सेम ऐसे जो मेटफॉर्मिन है उनका भी कोई ना कोई फार्मूला होगा, कोई ना कोई जैसे जड़ी बूटी से हम बनाते हैं उनके भी जड़ी बूटी से नहीं बनाते हैं वो नहीं, दवाई। मेटफॉर्मिन जड़ी बूटी से नहीं बनाई जाती। मेटफॉर्मिन सिंथेटिक मेडिसिन है। उसमें क्या होता है? हाँ, मतलब कि वो एक केमिकल प्लांट में सिंथेसाइज की जाती है, बनाई जाती है। जैसे कि आपके मधुनाशनी मधु ग्रिट है, ये आप पौधों से आइसोलेट करते हो, मतलब आप जो प्लांट्स हैं उनसे लेते हो और उसको एक्सट्रैक्ट बना के गोली बना के देते हो। मधु ग्रिट के अलावा जब कंपैरिजन की बात कर रहे हो मेटफॉर्मिन या सीटाग्लिप्टिन की बात कर रहे हो, इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जैसे घर में पेंट वगैरह बन रहे हैं, रबर बन रही है, वो सब सिंथेटिक हैं। ऐसे ही ये दवाइयाँ सिंथेटिक हैं, तो ये किसी हर्ब से आइसोलेट नहीं होती, ये सिंथेसाइज की जाती है। थैंक यू। ओम जी। ओम जी, ओम जी। ये एक सुबह जो टीवी में दिखाया जाता है उसमें आपके यहाँ एक दिव्य जल, सुबह जो टीवी में दिखाया जाता है आपके यहाँ एक दिव्य जल बना हुआ है, दिव्य जल बना हुआ है? वो प्रचार में कभी आया नहीं। नहीं, यहाँ रखा हो दिव्य जल, तो दिव्य जल तो टीवी में कभी नहीं दिखाया जाता। दिव्य जल टीवी में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, कल से दिखाना शुरू कर देंगे। और ये दवाओं के जैसे कई इस पतंजलि के सिंबल हैं, उसमें असली नकली पहचानना गांव के और देहात के लोगों को मुश्किल हो जाता है, कौन सी असली कौन सी नकली। अभी गाजियाबाद के लोनी में नकली घी काफी बरामद हुआ है। हाँ, वो बात तो सिंबल अगर पतंजलि का एक ही रहे तो पहचानने में नहीं। आसान हमारी सब दवाइयों पे पतंजलि का लोगो लगा होता है और दिव्य लिखा होता है। दिव्य हमारा लोगो है, तो आप देखेंगे हर एक डिब्बी पे लिखा होगा दिव्य फार्मेसी वाला, तो वो आप देखेंगे वो अच्छा खासा रहेगा। और नीचे लिखा होता है कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत तो है ही, आपकी बात सही है। थैंक यू सर जी। नमस्ते। नमस्ते। एसिटोग्रिड जो अपनी दवाई है, अर्शोग्रिड, एसिटोग्रिड, एसिडोग्रिड, ओके। हाँ, वो कितने दिन में उसका रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट के लिए कितने दिन खाना पड़ेगी? एसिडोग्रिड का नया वर्जन आया है, इसका नाम है न्यू एसिडोग्रिड, जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए है, जो पेट में गैस बन जाती है, पेट में एसिड बन जाता है, उसके लिए है। तो जैसे आपको पूछ स्वामी जी ने बताया भी होगा कि 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाली पेट लेनी होती हैं। तो आई थिंक जो अच्छे इम्पैक्ट हैं उसके कुछ दिनों में आने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक 2 या 3 दिन बाद आपको गैस में कमी होने लगती है और 7 दिन में काफ़ी राहत मिल जाती है, तो उसका सेवन करना चाहिए। 1 महीना मैंने ली थी लेकिन उसका असर नहीं दिखा, इसलिए मैंने एक महीना एलोपैथिक। ली थी। अच्छा, तो अब मे भी कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन रहे होंगे। आप हमारे फिजिशियन से यहाँ पे मिलिए, फेज़ 2 में सामने ही पतंजलि वेलनेस में डॉक्टर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओम जी, आदरणीय जी। हाँ जी, बताइए। ओम। आदरणीय जी, जब से योगा में जुड़े हैं कोई बीमारी नहीं है, कोई दवा की जरूरत नहीं है। ताली बजाते से बात करें। वाह 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 वाह। तो अगर आप बीमार नहीं हैं, आप हेल्दी हैं, फिर तो मतलब पिछले 5 साल से कोई दवाइयां नहीं लिया है। क्या बात है। लेकिन अभी क्या है कि हम लगातार करीब 6 महीना से हम आंवला, गिलोय और एलोवेरा का वो जूस ले रहे हैं, मतलब एक एक ढक्कन सुबह सुबह लेते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, ये तो बिल्कुल खाने वाली बात हो गई। अब आप बोल रहे हैं कि मैं रोज 2 रोटी खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से उनका सेवन करें, बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जी आदरणीय, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर जी। हाँ जी सर, प्रणाम। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। प्रणाम। ये मैं वन क्वेश्चन एंड वन इंफॉर्मेशन आई नीडेड। प्लीज पूछिए पूछिए पूछिए। ओके, भाई थोड़ा शांत रखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछ रहे हैं भाई जी। इन आंध्र प्रदेश द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैविंग एनी एमओयू विथ यू? Which university? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। Agriculture Andhra Pradesh. No, we don't have MOU with now, but we're very happy doing it. We are doing MOU with many institutes across India. लगभग अब तक 100 से ज़्यादा MOUs PRF How it is help us? That university, how is it help us if I contact them? Either you connect with me or Dr. Bedpriya ji. Some of us would be very happy to connect. We have a separate institute for agriculture research called Patanjali Organic Research Institute. Just next door, you would see it. So we will be very happy to go in the collaboration together. Okay,
One more question from side. Thank you. But naturally, since we in Patanjali, last so many years, somebody else having some heart problems and all, some cholesterol and all. In our yoga centers, we are referred Patanjali medicines for any disease. Yes, We please. not refer allopathy and all. Sure. So sometimes we are maximum using the Arjunarishta. Sure. For the you are finding Heart the right. cholesterol and all, or some doctors having some small blockages. We are suggested only Arjunarishta only. Can you refer that Arjuna grid? Sure. Now- Arjun Ganpati and Arjunashta work very well for the heart problem. Okay. Please advise people who need that. No problem. Thank you. No problem. Thank you. Okay, both. Both. of them. Arjunarishta and both. Okay. Please. ओम सर ओम जी. सर एक आपके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो पूछते हैं कि आयुर्वेदिक नहीं खाना है तो क्या हम दोनों साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि आयुर्वेदिक नहीं खाना है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक दवा खाने से किडनियाँ खराब होती हैं। उनको सबको यही डर लगता है क्योंकि अगर हम दवा ढंग से ना बनाएं, बनाने का प्रोसेस ख़राब रखें तो दिक्कत शायद आती हो। जैसे घर में आपको एग्जाम्पल दिया रोटी बनाने वाला, अगर हम रोटी ढंग से नहीं बनाएंगे तो रोटी खराब ही बनेगी ना। अगर सड़ा हुआ आटा हो, पानी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा सेक दें तो रोटी खाने लायक नहीं बनती। तो उसमें रोटी का दोष नहीं है, उसमें बनाने वाले का दोष है। तो ऐसे ही अगर औषधियाँ सही तरीके से बनाई जाएं तो मुझे नहीं लगता आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि है जिससे किडनी खराब होती हो, जबकि इसका उल्टा होता है। अगर एलोपैथिक दवाई इसकी एडवर्स इफेक्ट से, साइड इफेक्ट से किडनी खराब हो तो उनको रीनोग्रिड से हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरा। हम सब योग शिक्षक हैं हाँ और योग शिक्षकों के साथ एक बड़ी पेचीदगी ये रहती है कि हमेशा जो भी पेशेंट आ जाता है क्लास में और सीधा दवाई पूछ लेता है। तो अच्छी बात है ये तो। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि हम इतना साइंटिफिकली या एक डॉक्टर की हैसियत से हम वो सारी चीज़ जानकारी नहीं होती हमारे पास, तो हम कौन से क्वाथ या ग्रेट या कौन से दवाई, क्या चीज़ हम हमारे स्तर पे उनको रिकमेंड कर दें? ये आप ही के लिए ये वाला फ्लायर बनाया हुआ है। अच्छा। आई थिंक अभी आपको भेजेंगे। नहीं, ये मिला आप नहीं है। सब पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि शरीर के कौन से अंग में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनके लिए हमारी फर्स्ट लाइन दवाई कौन सी है। हाँ, तो- ये आपको हेल्प करेगा बीमारी के बारे में हल्का सा समझने में भी और कौन सी दवाई काम कर सकती है वो भी बताने में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने हमेशा रहता है। आप ही के इसी प्रश्न का निराकरण करने के लिए पूछ आचार्य ने ये फ्लायर की स्थापना की है ताकि आप सबको एक एक बांट सकें। ये आज आपको हम पहुंचवाएंगे एक एक कॉपी। Thank you. अब मैं ये थोड़े कागज ले लेता हूँ। ये पर्चियाँ बहुत मेरे पास हो गई हैं और अगर मैं नहीं करूँगा सॉल्व मुझे बहुत भारी भारी लगेगा, तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं ना। तो एक प्रश्न है, इज देयर एनी मेडिसिन इन्वेंटेड फॉर क्रोन्स डिजीज, और इसको हम IBD भी कहते हैं। इसके लिए हमारी औषधि है जिसका नाम है कोलोग्रिड एंट्रिकोटेड। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये इस दवाई के ऊपर एक ऐसी कोटिंग की गई है जो सीधे जाके बड़ी आंतों में ही घुलती है। मतलब अगर हम इनको देखेंगे तो ये पेट के अंदर जाके इंटैक्ट रहती है और जहाँ बीमारी है उस जगह जाके ही अप्लाई होती है। तो कोलोग्रिड एंट्रिकोटेड इसकी अच्छी दवा है। दूसरा प्रश्न है, ताज़ा शहद में और 10 साल पुराने शहद की गुणवत्ता में कितना अंतर हो सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि शहद ही एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा फूड है, एक ऐसा सामग्री है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। मतलब शहद आप 5000 साल पुराना भी मिल जाए तो वो भी खाने योग्य होता है, अगर किसी को मिल जाए तो ऑफ कोर्स। कुछ मिस्र में, इजिप्ट में जो ममीज़ हैं उनके साथ कुछ बॉटल्स पाई गई, उसमें भी शहद भरा हुआ था और वो शायद 2 या 2500 साल पुराना था और वो अभी भी ठीक है। लोग उसको खा रहे हैं और आई थिंक अरबों में बेच भी रहे हैं, पर वो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो जितना पुराना शहद हो, अगर उसका बॉटल बंद हो, उसके अंदर मॉइस्चर ना गया हो, तो आई एम श्योर वो अच्छे ही क्वालिटी का होगा। पुराना शहद पुराने चावल की तरह बढ़िया माना जाता है, तो प्लीज़ इसका सेवन करें। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का कोर्स ऑनलाइन हो सकता है क्या? तो आयुर्वेद का तो खैर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जहाँ आपको आके प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेचुरोपैथी के शायद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो पतंजलि यूनिवर्सिटी के तहत ODL के थ्रू आएंगे,
जिस पे शायद आपको बहन बेटप्रिया जी ने भी बताया होगा, वो आप पतंजलि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे छोटे-छोटे 6-6 महीने वाले कोर्सेज़ हैं। When is the Ayurvedic okay, when the Ayurvedic would be recognized by WHO as medicine? हाँ, हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिन्होंने पूछा उनके लिए ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया वाले में। वेरी नाइस सर। बिकॉज़ यही हमारा गोल है और हमारा गोल ये है, हमारा लक्ष्य यही है कि पूरी दुनिया आयुर्वेद को मेडिसिन सिस्टम के तौर पे पहचाने। हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं और आई एम श्योर अगले कुछ सालों में वहाँ पहुँच जाएंगे कि ऐसी दवा हम बना रहे हैं, ऐसे हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं कि आने वाले 3 या 4 साल में आयुर्वेद की कुछ दवाओं का ड्रग का लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी वो दवा लिख पाएंगे। हम उसी तरफ जा रहे हैं और फाइटो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग का पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं। लीवोग्रिड शायद उस दवा में सबसे पहले उस आगे पहुंचेगी। तो आप सबकी शुभकामनाएं बनी रहें और जितनी जोर से ताली बजाएंगे उतना अच्छा लगेगा। नाइस। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो आयुर्वेदिक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें जो हर्ब्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक नेचर ही हैं। मतलब कि वो जिस जगह से ग्रो हो रही हैं वहाँ पे कोई खाद पानी तो लगा नहीं रहा, लोग जंगल से लेके आ रहे हैं, तो नेचुरली ऑर्गेनिक हैं। बाकी हम अपने यहाँ लैब में टेस्ट करते हैं कि उनके अंदर कोई हैवी मेटल तो नहीं है, कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई हर्बिसाइड तो नहीं है, यूरिया तो नहीं है। तो जो भी आपके पैरामीटर हैं टेस्टिंग के, जो भारत सरकार ने भी फिक्स किए हुए हैं, उन सबको हम मानक मानते हुए इन सब दवाइयों पर टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि इनके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं होते, कोई हैवी मेटल्स नहीं होते। Okay, what is the difference between benign and malignant tumor? What's the treatment and how many days? ये अच्छा प्रश्न है। तो ट्यूमर के बारे में ऐसा है कि अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं डिवाइड होती रहती है, राइट, तभी हम बड़े हो रहे हैं और कुछ सेल्स जाती रहती है, कुछ सेल आती रहती है। ये एक बिल्कुल क्या बोलते हैं, फ्लो चलता रहता है। तो जो सेल्स डिवाइड होती हैं वो डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं और जब नई सेल्स बन जाती हैं वो हो जाती हैं डिफ्रेंशिएट, मतलब जिस काम के लिए बनाई गई हैं उस काम के लिए उन्हें लगा दिया जाता है। ऐसे हमारा जीवन चलता रहता है। पर अगर सेल्स डिवाइड तो हों पर आगे वो डिफ्रेंशिएट होने से रुक जाएं तो क्या होगा, उन सेल्स का एक जगह जमावाड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो सेल्स जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं जिन्हें पता नहीं आगे जाके क्या करें, वो सेल्स का एक जगह इकट्ठा होना ट्यूमर हो जाता है। अब ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, जैसे कि फोड़े हैं, किसी के हाथ में फोड़े फुंसी मोटे मोटे आ गए हैं, गांठ बन गई है, तो वो अगर अपनी जगह उतने की उतनी है और आगे नहीं बढ़ रही हैं तो प्रीडोमिनेंटली वो बिनाइन ट्यूमर्स हैं। पर अगर वो कैंसरस हों, मतलब कि उनके अंदर कैंसर जैसी हालत पैदा हो जाए और वो अपनी जगह छोड़ के और जगह भी जाना शुरू कर दें, उसको हम मेटास्टाइज कैंसर कहते हैं। तो बिनाइन तो सेफ है और मेटास्टाइज वाला कैंसरस टिश्यू है। तो दोनों में अंतर है, दोनों के ट्रीटमेंट में अंतर है और दोनों से ही बचना चाहिए। कैंसरस वाली कंडीशन में दवाइयाँ अलग तरीके से चलती हैं, बिनाइन वाले में अलग चलती हैं। जो हमारी औषधि है सिस्टोग्रिड, वो बिनाइन ट्यूमर्स के लिए है और सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड दोनों कैंसरस टिश्यूज के लिए हैं। ये बात समझ में आ गई जिन्होंने पूछी थी? That depends on the doctor. So you need to see the patient and take to the physician and start the treatment. कैंसर एक थोड़ी ऐसी बीमारी है, उसको एज सच लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिजिशियन से मिलके, जो हमारे वैद्य हैं उनसे मिलके वो शरीर के हिसाब से दवाइयों को बता देते हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। अब आई थिंक काफ़ी सारे हो गए और ये मैंने कर लिया, ये हो गए। ओके, नाउ कम्स हियर स्किन एलर्जी, itching, swelling since 15 years. Please suggest medicine. Allopathic medicine not working. संतोष जी, देखो ये पहले सज्जन है जिन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, तो संतोष जी के लिए ताली बजा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी सब लोग अपना नाम लिखना भूल गए, ये लगता है पेन में इंक खत्म हो गई थी या शायद कागज में जगह नहीं थी नीचे नाम लिखने की। संतोष जी के पेन में भी इंक थी और कागज में जगह भी थी और मन में भावना भी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ये पूछ रहे हैं स्किन एलर्जी के बारे में, स्किन एलर्जी की हमारी 2 बड़ी दवाइयाँ हैं। एक तो है डर्माग्रिड जो स्किन की काफ़ी एलर्जी को ठीक करती है और दूसरा है दिव्य कैप्सूल
जिसको खाया जाता है। तो दिव्य कैप्सूल खाते हैं, डर्माग्रिड खाते हैं और दिव्य तेल लगाने के लिए होता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जी से भी बचा जा सकता है। डर्माग्रिड और दिव्य कैप्सूल और दिव्य तेलम। If there is no disease like kidney, liver, heart, etc., maybe take Libogrid precaution. इनका प्रश्न है कि अगर हमारा लिवर ठीक हो, किडनी ठीक हो, हार्ट ठीक हो, तो क्या हम लीवोग्रिड को ऐसे प्रिकॉशन खा सकते हैं? वेल, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं खाना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके लिए आप ऐसा करें कि रोज़ सुबह काढ़ा पिएं। सर्वकल्प क्वाथ का काढ़ा जो लीवोग्रिड का ही मास्टर डिकॉक्शन है, वो बहुत हेल्प कर सकता है और आपको हेल्दी रख सकता है। सर्वकल्प क्वाथ तो कितना भी पी सकते हैं रोज सुबह। स्वामी जी क्या बताते हैं कि हमारे 4-5 बड़े बड़े काढ़े हैं, राइट? तो अल्टरनेट डे पे उनको सेवन करें। जैसे सोमवार को सर्वकल्प क्वाथ, मंगलवार को कायाकल्प क्वाथ, उसके बाद निर्गुंडी क्वाथ। तो वो जो क्वाथ हैं वो अच्छे काढ़े हैं और मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है कि उन्हें अगर अच्छे से पकाया जाए तो ये बिल्कुल चाय जैसा टेस्ट देते हैं। ऑफ कोर्स बगैर दूध के बनाना होता है, जैसे आपकी ब्लैक टी होती है, लगभग वैसे टेस्ट इनके आते हैं और इनको रोज अलग अलग क्वाथ को रोज एक एक हफ्ते में पिया जा सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, एमआरआई नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके। तो ये दवा खा रहे हैं ऑलरेडी, ओके, 2 रिकप। तो आई थिंक एक बार इसके लिए हमारे डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा। जो हमारे फिजिशियन है वो आपकी हेल्प ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है बहुत पेशेंट स्पेसिफिक है, इसको जनरिक बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। दवा तो अच्छे खा रहे होते हैं, पर साथ साथ कौन कौन से प्रोसेस हैं और क्या क्या करना चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बहुत स्पेसिफिक क्वेरी आएंगी, किसी रोगी के बारे में बात करेंगे, तो वो ओपन फोरम में बात करना ठीक नहीं रहता। हम थोड़ी जेनरिक बातें करेंगे कि भाई इस बीमारी में कौन सी दवा ठीक हो सकती है, पर किसके लिए क्या देना है वो अच्छा रहेगा कि 1 to 1 बात की जाए। ये भी शायद कुछ ऐसा ही है। और ये जो कागज़ है इसमें भी नाम लिखा हुआ है BR अमेश जी, और सोचिए इन्होंने फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। कितने अच्छे हैं जी, जो भी लिखे हैं बहुत बढ़िया लिखे हैं। आंध्र प्रदेश से हैं BR रमेश जी, जिनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। इनका क्वेरी था कि कैन वी हैव आयुर्वेदा सर्जरी। आयुर्वेद में सर्जरी का जो विधान है उसको लेके पतंजलि हॉस्पिटल में और पतंजलि ट्रीटमेंट सेंटर में एक अच्छी व्यवस्था है, और वो जो सर्जरीज हैं वो अब अगले आने वाले साल में और बड़े रूप में आपको दिखेंगी। पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है। आपको एक क्रिटिकल केयर सेंटर अगले रामनवमी तक यहाँ तैयार होगा, जहाँ जितने भी सर्जरी वाले काम हैं वहाँ मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदा को मर्ज करके हम देख पाएंगे कि सर्जरीज कैसे हो सकती हैं, और सर्जरी होने के बाद जो रिकूप करने वाली बात है, ठीक होने वाली बात है, उसमें आयुर्वेद की दवाइयाँ कैसे काम कर सकती हैं। Keep in English. Okay. Is there, okay, the next query is there any expiry date for Ayurvedic medicines like allopathic? Yes. As per the norm of the government of India, every medicine must come with the date of expiry. So the drugs what you buy, जो आपको डिब्बे पर लिखा होता है उस पर एक्सपायरी डेट छपी भी होती है कि हाउ मनी डेज दिस मेडिसिन कैन बी यूज्ड। जनरली इट इज फ्रॉम 2 years to 3 years फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर। ओके, लास्ट पर्ची मेरे पास। Okay, the medicine that you are using purely herbs, trees and herbs only, or add bhasma as well. So most of the drugs that we work with, they contains herbal extract. वो herbs के साथ ही मिलके बनी होती हैं। कुछ medicines में हम mineral भस्मा ऐड करते हैं, जैसे कि आप देखते हो मुक्ता शुक्ति या मुक्ता पिष्टि, ये सब पर्ल से बने हुए पाउडर्स हैं जिनको आयुर्वेद के नियम के हिसाब से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो फिर इसमें मर्ज किए जाते हैं, पर वो भी उसी लिमिट में, उसी ही लेवल में जितना की जरूरी हो और जितना भी ट्रीटमेंट बेनिफिट के साथ आता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भस्म के इस्तेमाल से साइड इफेक्ट आते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होता। हमने ऐसी ऐसी भस्म भी इस्तेमाल की हैं जिनके अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी ऐसे कंपोनेंट भी हैं, पर उनकी अगर आप डोज सही रखें, मात्रा सही रखें, तो कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हमने आर्सेनिक भस्म को इस्तेमाल करके एनिमल्स में करके देखा है कि जब अस्थमा पैदा किया जाए उन एनिमल्स में, तो आर्सेनिक भस्म की वजह से, इसको बोलते हैं मल सिंदूर, उसके इम्पैक्ट से अस्थमा के ऊपर भी अच्छा क्यूरेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जो एक बड़ी बात है।
तो भस्म के लिए और उनके सही ज्ञान के लिए एक अच्छी वाली ताली बजा लेते हैं।